आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी विरोधाभासी चीज पर बात करने वाले हैं। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब जानकारी का तो समंदर है हमारे चारों तरफ। हाँ, और हम हर दिन गीगाबाइट्स में डेटा लेक और ये जो प्रोडक्टिविटी हैक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई तनाव में है तो वो तनाव कम करने के लिए तुरंत 300 पन्नों की एक नई किताब खरीद लेता है। सही बात। और अगर हम काम में पीछे छूट रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का एक नया और जटिल सा सिस्टम अपना लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हर समस्या का समाधान बाहर से कुछ नया जोड़ने में है। और विडंबना ये है कि हम जितना अधिक जोड़ रहे हैं उतना ही अधिक मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब जानकारी का ये जो विशाल पहाड़ है ना, ये हमें स्पष्टता देने के बजाय हमारे विजन को और भी धुंधला कर रहा है। हाँ, बिल्कुल धुंधला कर रहा है। तो हम एक तरह से ओवर इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन अंडर प्रिपेयर्ड हैं। राइट, हम अंडर प्रिपेयर्ड हैं। तो इस विरोधाभास को देखते हुए आज की हमारी एक गहन चर्चा एक बहुत ही अलग दिशा में जाने वाली है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कोई आधुनिक शोध पत्र या कोई जटिल उत्पादकता मैनुअल नहीं है। ये असल में टाइमलेस विजडम फॉर द सोल के कुछ अंश हैं जो मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता के प्राचीन दर्शन पर आधारित है। और जब मैंने पहली बार इन नोट्स का अध्ययन किया तो मुझे सच में लगा कि शायद कुछ पन्ने गायब हैं। अच्छा, पन्ने गायब लगे आपको? हाँ, मतलब पूरी की पूरी जीवन प्रबंधन की फिलॉसफी सिर्फ दो छोटी और बहुत ही साधारण सी दिखने वाली पंक्तियों में समेटी गई है। एक तरफ हमारे पास आधुनिक दुनिया का अंतहीन शोर है और दूसरी तरफ सिर्फ ये दो वाक्य। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों की यही खासियत होती है। वे जानकारी को बढ़ाते नहीं है, वे उसे सबसे सघन रूप में संकुचित कर देते हैं, मतलब कंप्रेस कर देते हैं। इन दो पंक्तियों को ना एक साधारण सारांश समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सही कहा। दर्शन शास्त्र में इस तरह के जो सूत्र होते हैं वे असल में मानव व्यवहार के गहरे एल्गोरिदम होते हैं। जब हम इन शब्दों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को खोलते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है। मतलब ये केवल फिलॉसफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत की जो पहली पंक्ति है वो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या महत्वाकांक्षा निर्धारित नहीं करती। वो बहुत ही सीधे तौर पर कहती है मन को साफ रखो। कीप द माइंड क्लियर। हाँ, कीप द माइंड क्लियर। और आत्म विकास की किसी भी यात्रा का ये शुरुआती बिंदु बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती पेश करना चाहूंगी। आप बताइए। जब हम सफाई की बात करते हैं तो भौतिक दुनिया में ये आसान है। मतलब हम रोज नहाते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं क्योंकि हमें गंदगी साफ दिखाई देती है ना? दिखाई देती है। लेकिन मन को साफ रखने का ये जो विचार है ये बहुत ही अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लगता है। क्या आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में, जहां फोन पर हर 2 मिनट में स्लैक या ईमेल का नोटिफिकेशन बजता है, जहां लोगों पर ईएमआई का दबाव है, वहां मन को पूरी तरह से एक शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे भिक्षु की तरह साफ रखना वाकई मुमकिन है? ये बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर साफ शब्द की परिभाषा को लेकर सबसे बड़ी गलतीफहमी पैदा होती है। कैसी गलतीफहमी? अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को साफ रखने का मतलब है विचारों को पूरी तरह से रोक देना या दिमाग को एकदम खाली कमरे में बदल देना। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक थ्रेट डिटेक्शन मशीन है। मतलब खतरों को पहचानने वाला यंत्र? बिल्कुल, ये हर सेकंड जानकारी को प्रोसेस करने और भविष्य की समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए ही बना है। आप इस मशीन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते और विचार तो लगातार आते ही रहेंगे, तो फिर इस सफाई की प्रक्रिया का मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? इसे एक संज्ञानात्मक फिल्टर या कहीं कॉग्निटिव फिल्टर विकसित करने की निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क है वो एक नेगेटिविटी बायस के साथ प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिविटी बायस मतलब हम नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, हजारों साल पहले अगर हमारे पूर्वज जंगल में किसी सरसराहट को नजरअंदाज कर देते तो उनकी जान जा सकती थी। इसलिए हमारा दिमाग सकारात्मक बातों की तुलना में नकारात्मक बातों, आलोचनाओं और असंभावित खतरों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। ओह, ये तो बहुत ही तार्किक है। और आज जंगल का वो खतरा नहीं है, लेकिन दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर चल रहा है। आज ऑफिस में बॉस की एक छोटी सी टिप्पणी या सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक कमेंट उसी खतरे वाले अलार्म को ट्रिगर कर देता है। राइट, वो अलार्म बजने लगता है। उनको साफ रखने का असली अर्थ इस अलार्म सिस्टम को मैन्युअली रीसेट करना है, अनावश्यक शोर को कम करना है। ये तो बिल्कुल एक ईमेल इनबॉक्स के स्पैम फिल्टर की तरह लग रहा है मुझे। स्पैम फिल्टर? हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब जब हम कोई नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो शुरुआत में हर तरह का जंक, प्रचार और फालतू संदेश हमारे प्राइमरी इनबॉक्स में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम सिस्टम को सिखाते हैं कि कौन सा ईमेल काम का है और कौन सा स्पैम है। बिल्कुल। तो क्या हम अपने दिमाग को भी ये स्पैम फिल्टर ट्रेन करना सिखा सकते हैं? ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। मानसिक सफाई का मतलब वास्तव में ये पहचानना ही है कि कौन सा विचार प्राइमरी इनबॉक्स का हिस्सा है, यानी जिस पर एक्शन लिया जाना है, और कौन सा विचार महज स्पैम है। जब हम किसी पुरानी कड़वाहट या किसी सहकर्मी के साथ हुई बहस या भविष्य की किसी ऐसी चिंता को बार बार अपने दिमाग में लूप में चलाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो मानसिक स्पैम है और ये स्पैम हमारी प्रोसेसिंग पावर को सोख लेता है। लेकिन इस स्पैम को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि जब हम किसी गहरी चिंता में घिरे होते हैं तो वो चिंता उस वक्त स्पैम नहीं लगती, वो जीवन मरण का प्रश्न लगता है। ये बहुत स्वाभाविक है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है, वो रात भर सो नहीं पा रहा है। अगर वो व्यक्ति अपने दिमाग से कहता है कि ये सिर्फ एक स्पैम विचार है, इसे हटा दो, तो क्या ये वास्तविकता से भागना या अपनी ही चिंताओं को दबाना नहीं हुआ? यहाँ वास्तविकता से भागने और संज्ञानात्मक दूरी यानी कॉग्निटिव डिफ्यूजन बनाने के बीच एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। अच्छा। जब नौकरी जाने का डर सताता है तो विचार मुख्य रूप से 2 रूपों में आ सकता है। पहला रूप है कि मुझे अपनी स्किल्स
स्किल्स को अपडेट करने या नया रिज्यूमे बनाने की जरूरत है क्योंकि कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। ये तो एक काम करने वाला या एक्शन ओरिएंटेड विचार है। बिल्कुल, इसे इनबॉक्स में रखना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा रूप है कि मैं एक असफल इंसान हूँ, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मुझे कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ओह हाँ, ये बहुत ही विनाशकारी है। और यही स्पैम है। मानसिक सफाई का तरीका ये नहीं है कि हम पहले विचार को नकार दें। इसका तरीका ये है कि हम अपनी पहचान को उस दूसरे विचार से अलग करें। तो मतलब यह सिर्फ विचारों को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि उन विचारों को सही तरीके से लेबल करने के बारे में है। गहराई में जाएं तो ये अपने दिमाग के ऑब्जर्वर या साक्षी बनने की कला है। जब हम किसी चिंता से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो डर का केंद्र है, पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। और तब हम तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं ना? बिल्कुल, तार्किक सोच बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम एक कदम पीछे हटकर ये कहते हैं कि मैं इस वक्त एक ऐसा विचार अनुभव कर रहा हूँ जो मुझे डरा रहा है, तो हम तुरंत अपने मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देते हैं, जो तर्क और निर्णय लेने का केंद्र है। वाह! इसी दूरी को बनाना ही असल में मन को साफ करना है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। इसका मतलब है कि ये मेंटल शावर कोई ऐसी रहस्यमयी चीज नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाना पड़े। बिल्कुल नहीं। ये हर दिन और हर घंटे की जाने वाली एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जब हम उस शोर और नेगेटिविटी बायस को हटा देते हैं जो डर पैदा कर रहा था, तो हमारे दिमाग में एक खाली जगह बन जाती है, एक स्पेस बन जाता है। हाँ, एक बैंडविड्थ बन जाती है। हम उस मानसिक ऊर्जा को वापस पा लेते हैं जो पहले सिर्फ चिंता करने में खर्च हो रही थी। और स्रोत सामग्री का पूरा ढांचा इसी खाली जगह पर निर्भर करता है। बिना इस मेंटल बैंडविड्थ के हम कोई भी नई आदत या कोई भी सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में नहीं ला सकते। जैसे एक भरे हुए कप में और चाय नहीं डाली जा सकती है ना? बिल्कुल सटीक। जब हम उस कचरे को बाहर निकालते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर विकास के लिए एक जगह तैयार कर रहे होते हैं। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें सीधे स्रोत सामग्री के दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है। हाँ, दूसरा सिद्धांत, एक बार जब हमने अपने दिमाग का स्पैम फोल्डर खाली कर दिया है और हमारे पास तार्किक सोच के लिए जगह बन गई है, तो अगला निर्देश आता है, हर दिन स्वयं से बेहतर बनो। बी बेटर देन योरसेल्फ एवरी डे। सुनने में ये बहुत ही प्रेरक लगता है, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही कड़वी और व्यावहारिक चुनौती रखना चाहूंगी। आपकी चुनौती का स्वागत है। ये सिद्धांत कहता है कि ध्यान सिर्फ स्वयं पर होना चाहिए, लेकिन आइए थोड़ी वास्तविक दुनिया की बात करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में प्रदर्शन का मूल्यांकन एक बेल कर्व पर होता है। हाँ, रिलेटिव परफॉर्मेंस। राइट। और स्कूल या कॉलेज में ग्रेड्स परसेंटाइल पर आधारित होते हैं। बाजार में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ग्राहकों के लिए लगातार लड़ रहा है। हमारा पूरा ढांचा ही दूसरों से तुलना करने पर बना है। ये एक सच्चाई है समाज की। हो तो बॉस मुझे इसलिए प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि मैं कल से बेहतर हूँ, वो तो उसी को प्रमोट करेगा जो सिस्टम में सबसे ऊपर है। तो क्या इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में ये जो दर्शन है, ये एक व्यक्ति को पीछे नहीं धकेल देगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के केंद्र की अवधारणा को समझना होगा। नियंत्रण का केंद्र? हाँ, जिस कॉर्पोरेट ढांचा या बेल कर्व की आपने बात की, वो पूरी तरह से एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। जब लोग लगातार दूसरों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं तो उनकी ऊर्जा पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव हो जाती है। प्रतिक्रियाशील से आपका तात्पर्य है कि हम अपनी चालें दूसरों को देखकर तय कर रहे हैं? ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपका सहकर्मी 14 घंटे काम करके बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बहुत होता है। हाँ, तो अगर आपका बेंचमार्क वो सहकर्मी है तो आप भी 14 घंटे काम करने की कोशिश करेंगे, भले आपकी कार्यक्षमता 8 घंटे में ही सर्वोत्तम हो। राइट। हम अंधाधुंध नकल करने लगते हैं और आप एक ऐसे खेल में प्रवेश कर जाते हैं जिसके नियम कोई और बना रहा है। और सच कहूं तो ये बर्नआउट का सबसे तेज रास्ता है। तो फिर ये स्वयं से बेहतर बनने का सिद्धांत यहाँ कैसे मदद करता है? ये सिद्धांत एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्थापित करता है। ये गीता की इस पंक्ति की असली सुंदरता है। ये प्रतिस्पर्धा को खत्म नहीं करता, ये प्रतिस्पर्धा के केंद्र को बदल देता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। मतलब प्रतिस्पर्धा का केंद्र बदलने से वास्तविक प्रदर्शन या कहें एक्चुअल परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारा दिमाग ईर्ष्या, असुरक्षा और चिंता की भावनाओं से भर जाता है, जो फिर से उसी एमिगडाला को ट्रिगर करता है जिसकी हमने पहले बात की थी। मानसिक स्पैम फिर से आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी प्रतिस्पर्धा खुद से होती है तो हम एक फ्लो स्टेट में प्रवेश कर सकते हैं। मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां एक इंसान अपनी उच्चतम क्षमता पर काम कर रहा होता है, बिना बाहरी परिणामों की चिंता किए। बिना परिणामों की चिंता किए, यही तो गीता का मूल दर्शन है ना, निष्काम कर्म। बिल्कुल, निष्काम कर्म, कर्म पर ध्यान केंद्रित करना और परिणाम से आसक्ति हटाना। इसे एक एथलीट के नजरिए से देखिए। जब एक एथलीट ट्रैक पर दौड़ता है तो उसका लक्ष्य दूसरे धावक को देखना नहीं होता। हाँ, वो अपनी लेन में दौड़ता है। उसका लक्ष्य अपनी खुद की टाइमिंग को बीट करना होता है। जो धावक दौड़ते समय बार बार मुड़कर दूसरों को देखता है, वो अपनी गति खो देता है। वाह, ये एथलीट का नजरिया बहुत कुछ साफ कर देता है। मतलब दूसरे धावक को देखकर भागने से आपकी अपनी तकनीक खराब हो सकती है। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब में भी अगर मेरा पूरा ध्यान इस बात पे है कि मेरे स्किल्स कल से 1% कैसे बेहतर हो सकते हैं, मेरे निर्णय लेने की क्षमता कैसे तेज हो सकती है, तो मेरा बाहरी आउटपुट अपने आप उस बेल कर्व में सबसे ऊपर पहुंचने की संभावना रखता है। हाँ, क्योंकि बाहरी सफलता आपके आंतरिक विकास का एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। मतलब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि बॉस का मूड या हमारे सहकर्मी की रणनीति। सही। आप अपना 100% ध्यान उस चीज पर लगाते हैं जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है, यानी आपका अपना विकास। और यहीं पर इस सिद्धांत में हर दिन शब्द बहुत मायने रखता है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। हर दिन का ये जो विचार है, ये मुझे वित्तीय दुनिया के कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज की याद दिलाता है। ये बहुत ही बेहतरीन रूपक है। हाँ, क्योंकि अगर हम किसी चीज में रोजाना 1% का सुधार करते हैं तो वो शुरुआत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अदृश्य लगता है। अगर मैं आज कल की तुलना में 1% बेहतर कम्युनिकेशन करती हूँ
तो शायद मुझे ऑफिस में कोई अवार्ड न मिले, लेकिन अगर ये प्रक्रिया महीनों और सालों तक चलती रहे तो परिणाम सच में हैरान करने वाले हो सकते हैं। विकास का ये गणित बहुत शक्तिशाली है। अक्सर लोग खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह। बिल्कुल, वे एक साथ सुबह 4 बजे उठने का, रोज जिम जाने का और सारी बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा और असहज बदलाव होता है और फिर 2 दिन बाद सब वापस वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो इतने बड़े बदलाव को खारिज कर देता है। 1% बेहतर बनने का मतलब है घर्षण या फ्रिक्शन को कम करना। तो अगर हम इसे व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहें तो ये 1% का सुधार रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखेगा? ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा हो सकता है। जैसे कि आज मैंने किसी उकसाने वाले ईमेल का जवाब देने से पहले 10 सेकंड का पॉज दिया। कल मैंने तुरंत गुस्से में रिप्लाई कर दिया था, लेकिन आज मैंने वो 10 सेकंड का गैप लिया। ये 1% का सुधार है। क्या बात है। या फिर क्या आज मैंने अपने काम के दौरान बीच में 20 मिनट तक बिना फोन देखे डीप वर्क किया, जबकि कल मैं हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहा था। ये भी स्वयं से बेहतर होना है। तो मतलब ये सुधार सिर्फ काम की उत्पादकता के बारे में नहीं है, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और मानसिक स्थिरता के बारे में भी है। बिल्कुल। ये नजरिया आत्मविकास के उस भारी भरकम बोझ को उतार देता है जो आज के इस हसल कल्चर ने हम पे लाद दिया है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, किसी और को हराने की कोई जहरीली होड़ नहीं है। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत और शांतिपूर्ण यात्रा है। अगर हम स्रोत सामग्री के इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखें तो इनका अनुक्रम या सीक्वेंस एक मास्टर क्लास की तरह लगता है। अनुक्रम ही यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। आप एक करप्टेड हार्ड ड्राइव पर नया और एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। राइट, पहले उसे फॉर्मेट करना होगा। बिल्कुल। अगर आप एक ईर्ष्यालु, डरे हुए और शोर से भरे मन के साथ स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप विकास के नाम पर केवल अपनी असुरक्षाओं को ही और बढ़ा करेंगे। ये एक बहुत ही सशक्त बिंदु है। अगर बुनियाद ही साफ नहीं है तो हमारा बेहतर बनने का प्रयास भी वास्तव में किसी और की नकल करने का प्रयास बन जाएगा। और इसीलिए क्रम बहुत मायने रखता है। हाँ, पहले हमें मानसिक कचरे को बाहर निकालना होगा, स्पैम को फिल्टर करके उस शोर को शांत करना होगा। सही। और जब वो शांति स्थापित हो जाती है, जब हमारे पास वो मानसिक खाली जगह आ जाती है, तभी हम उस ऊर्जा को रोजाना के उस 1% वाले सकारात्मक विकास की ओर मोड़ सकते हैं। ये अंदर से बाहर की ओर होने वाला एक बदलाव है जो बाहरी दुनिया की किसी भी सफलता से कहीं अधिक स्थायी होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि वास्तविक नियंत्रण और वास्तविक शक्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। जो दर्शन हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया था, वो आज के हमारे कॉर्पोरेट और डिजिटल युद्ध क्षेत्र में भी उतना ही प्रभावी है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन सफाई और हर दिन थोड़ा सा निर्माण। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे सुनने के बाद जानकारी की वो बाढ़ जो हमें रोज डराती है, वो थोड़ी कम प्रभावशाली लगने लगती है। क्योंकि अब हमारे पास एक स्पष्ट कंपास है। बिल्कुल, हमारे पास एक कंपास है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। अगर सच्ची प्रगति का पैमाना सिर्फ हमारा अपना बीता हुआ कल है और उस प्रगति के लिए एक खाली और साफ मानसिक जगह की आवश्यकता है, तो आज के दिन इसी वक्त वो कौन सा एक विशिष्ट विचार, डर या दूसरों से तुलना करने की आदत है जिसे आप अपने मेंटल स्पैम फोल्डर में डालकर हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। वो कौन सा एक शोर है जिसे हटाकर कल के आपके थोड़े से और बेहतर स्वरूप के लिए आज जगह बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर व्यक्ति को अपने भीतर ही खोजना होगा। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक और शांत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अपने मानसिक इनबॉक्स को स्पैम मुक्त करते रहिए और हर दिन अपने पिछले स्वरूप को एक नई और शांत चुनौती देते रहिए।